तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के एक प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो करता है। और इसे समझने के लिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम एग्जांपल लें और वो तीन प्रोसेस या तीन डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। कटिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग, जहाँ पे पॉलिश, कुशन्स वगैरह वगैरह लग रहे हैं। अब होता यह है कि कटिंग डिपार्टमेंट का जो आउटपुट होगा वही बन जाएगा इनपुट ऑफ असेंबली डिपार्टमेंट, जहाँ पे लोग सारे पीसेस असेंबल करेंगे, एक शेप देंगे उसको, और जो इनका आउटपुट होगा वो ऑब्वियसली फिनिशिंग डिपार्टमेंट का इनपुट हो जाएगा। तो एक बात तय है कि आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ द सक्सीडिंग प्रोसेस। ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी कि प्रीवियस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, और इसी तरह चलता रहता है जब तक ये फिनिश गुड्स तैयार नहीं हो जाते। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दे आर जस्ट डिलीवर्ड टू द शॉप या गोडाउन में जहाँ पे उनको करना है। अब कॉस्टिंग किस तरह होती है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कटिंग डिपार्टमेंट में आपने सबसे पहले कुछ इनपुट किया, किसका, मटेरियल का इनपुट हुआ। यहाँ पे आपकी लेबर जो कटिंग थी और कुछ आपका ओवरहेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये तीनों मिला के बन जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लेके इसमें करूं कि इसकी कॉस्ट आती है इसे 2 लाख रुपीस। अब जब यही आउटपुट असेंबलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है, तो उसकी ऑलरेडी एक कॉस्ट जो प्रीवियस कटिंग डिपार्टमेंट से आया है उसकी ऑलरेडी कॉस्ट 2 लाख यहाँ पे है। अब यहाँ पे असेंबलिंग डिपार्टमेंट ज़रूर अपना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड चार्ज करेगा, और मान लीजिए कि वो सब ऐड करने के बाद इनकी कॉस्ट बन जाती है 2,80,000। तो इनके आउटपुट की कॉस्ट है 2,80,000। यही 2,80,000 जब आपकी प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा तो इसकी कॉस्ट ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 2,80,000 की तो प्रीवियस कॉस्ट आई है। अब इन्होंने अपने यहाँ जो मटेरियल लगाया, कुशन, क्लॉथ, फैब्रिक, जो लेबर हुए, जो ओवरहेड में हुआ, वो इनका कॉस्ट आता है से 3,50,000। तो आपके फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो आती है यहाँ पे वो आती है 350,000, जो कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 2 लाख जो कॉस्ट थी वो प्रोसेस 1 की थी, 80,000 खर्च किया सिर्फ प्रोसेस 2 ने, जिसमें टोटल कॉस्ट हो गई 280, फिर कुछ उसमें 70,000 स्पेंड किया थर्ड प्रोसेस फिनिशिंग ने, तो टोटल कॉस्ट हो गई 350। आउटपुट ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस अलॉन्ग विद इट्स कॉस्ट becomes a part of succeeding process. Output of previous is the input of next process. तो इस तरह से आपका entire work of making a furniture is divided into different departments or divisions or process, और हर process अपने आप में एक cost center की तरह काम करता है। हर प्रोसेस अपने यहाँ एक कॉस्ट सेंटर की तरह काम करता है, जहाँ पे उनकी अपनी कॉस्टिंग की जाती है, और उसी की कॉस्ट अगली प्रोसेस में जाके जुड़ के टोटल कॉस्ट आपकी बनती है। अगर यहाँ पे समराइज़ करें तो यानी आपकी जो कटिंग डिपार्टमेंट था उसकी कॉस्ट थी 2 लाख, असेंबलिंग डिपार्टमेंट ने कॉस्ट इनकर की 80,000, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट इनकर की 70,000, और इस तरह से जाके आपके फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट बनती है 3,50,000, जिसमें आप आगे चल के अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे और बनेगी उसकी सेलिंग प्राइस, अलॉन्ग विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह भी उसमें जो भी हो वो कॉस्टिंग होगी। तो ये सिर्फ एक बेस था कि किस तरह से आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली एक एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कई डिविजन्स में बांटना और हर डिवीजन की इंडिविजुअल कॉस्टिंग होना, लेकिन साथ साथ में वो कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड होती है आपकी अगली प्रोसेस में टिल इट रीचेस टू द गोडाउन और से शॉप।
तो इसको सबसे पहले आप लोग देख लो जो आपका बेसिक ऑफ प्रोसेस है, और फिर मुझे आपसे डिस्कस करने हैं टाइप्स ऑफ लॉसेस और साथ में इसका फॉर्मेट हम पहले देख लेंगे इसका कि किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरह से प्रोसेस रिकॉर्ड होती है, किस तरह खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आना है वो है हमारा नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का। पहले आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, देन आई स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। तो चलिए ज़रा समझ लेते हैं प्रोसेस अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट है कि इसमें किस तरह से चीज़ें पुट की जाती है। बहुत ही सिंपल एक अकाउंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं टू इनपुट, जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है, मटेरियल या मटेरियल जितने भी चाहिए, तो आप टू इनपुट करके जितनी यूनिट्स आपको चाहिए, से 1000 2000 यूनिट्स, और यहाँ पे उनकी प्राइस आ जाएगी, यूनिट भी आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स लाइक 1000 kg, उनकी प्राइस आ जाएगी 7000 8000 वॉट एवर। इनपुट बेसिक रॉ मटेरियल के अलावा हमें अदर मटेरियल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं फर्नीचर का एग्जांपल ले रहा था, उसमें बेसिक रॉ है हमारा इनपुट है वुड, बट उसके अलावा नेल्स, फेविकॉल, ग्लू, कुछ भी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो वो हम लेंगे मटेरियल और सीधे उसका अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। देन डायरेक्ट वेजेस, और फिर आते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्रोसेस का हिस्सा, कि इस प्रोसेस में टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना हिस्सा एब्जॉर्ब होगा। तो वो जनरली एक प्रपोर्शन में रहता है जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। से 1/4 वॉज चार्ज टू प्रोसेस 1, तो अगर आपके 10,000 के खर्चे हैं तो 1/4 यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे, वो प्रपोर्शन आपको दिया होगा। अगर कोई प्रपोर्शन ना हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रपोर्शन ना दिया हो आपको और टोटल ओवरहेड्स गिवन हो, तो उसे फिर हम वेजेस के रेशो में बांट देते हैं, यानी कि जहाँ जितनी ज़्यादा वेजेस लगी उतने ही ओवरहेड भी लगे होंगे। ये हम कब मानते हैं? जब ओवरहेड का टोटल अमाउंट दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए हमें ऐसा कुछ दिया जाता कि ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 20,000, लेकिन फिर ये नहीं मालूम था कि इसमें किस प्रपोर्शन में जाना था, तो हम 2 या 3 प्रोसेस का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनमें उनकी वेजेस की अमाउंट का रेशो निकालेंगे और उसी रेशो में इस ओवरहेड को भी डिवाइड कर देंगे। गॉट इट? फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, बाय नॉर्मल लॉस। आगे मैंने इसको समझाया हुआ है कि क्या होता है नॉर्मल लॉस, जिसको हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं। उसकी यूनिट्स लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे उसकी सेल प्राइस। वेस्टेज को एज अ स्क्रैप आप जितने में बेचोगे उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, दी होगी आपको क्वेश्चन में 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ वॉट एवर प्राइस आपको दी होगी लिख देंगे। और अगर मान लीजिए कोई प्राइस नहीं दी हुई है तो हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी कि वेस्ट इतना ज़्यादा था और इस कैटेगरी का था कि वो सेलेबल ही नहीं था। तो ज़रूरी नहीं कि सेल प्राइस दी हो, जनरली एक स्क्रैप वैल्यू आपको दी होती है, आप उससे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, बट अगर स्क्रैप नहीं दिया तो जस्ट पुट अ डैश देयर, बट यूनिट्स में आप ज़रूर लिखोगे। नेक्स्ट आता है बाय एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स में भी लिखेंगे और अमाउंट। ये अमाउंट कैसे निकाला जाता है मैंने आगे इसी लेक्चर में आगे डिस्कस किया हुआ है, तो हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर एक चीज़ यहाँ पे आती है टू एबनॉर्मल गेन। देखिए एक क्वेश्चन में या तो एबनॉर्मल लॉस होगा प्रोसेस में या एबनॉर्मल गेन। हाँ, ये हो सकता है कि प्रोसेस 1 में आपका एबनॉर्मल लॉस हो, प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन। तो इसको भी निकालने का तरीका मैंने आगे लेक्चर में इसको कवर करूँगा अभी, कि एबनॉर्मल गेन कैसे निकलता है, यूनिट्स कैसे आती हैं, उसकी कॉस्ट कैसे आती है, ये सब चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगा। ध्यान रहे यहाँ पे इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी, कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। आगे के लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि कैसे इसकी कॉस्ट निकाली जाती है। ये सब करने के बाद जो भी आपका आउटपुट होता है बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस एट द रेट ऑफ, यहाँ पे पर यूनिट का रेट जनरली हमें निकालना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आउटपुट की जो टोटल प्राइस आ रही थी, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल 18,000 आ रही थी, और यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो आ रहा था मान लीजिए 4,000
केजी का, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जांपल। तो मैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट ज़रूर निकालूंगा। लेट्स टेक 18,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा एट द रेट ऑफ 4.5 पर केजी। ये लिखना ज़रूरी होता है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि इस प्रोसेस में पर यूनिट कॉस्ट आपकी कितनी आई थी। तो ये आपका एक प्रोसेस है। अब होगा क्या, जैसे जब आप, मैं आगे तो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ इसको, प्रोसेस से दिस वाज प्रोसेस 1 अकाउंट। तो जब प्रोसेस 2 अकाउंट बनेगा उसमें आप करोगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। यहाँ आप लिख दोगे 4,000 केजीज़ में, यूनिट्स में आप लिखोगे 4,000 और जो उसकी प्राइस थी 18,000। फिर आगे वैसे इसके मटेरियल, इसका डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड एंड सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। जैसा कि मैंने इनिशियल बताया आपको, द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ सक्सीडिंग प्रोसेस, जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे आप इसको स्टॉप करके इसके फॉर्मेट को नोट कर लो और फिर आगे हम डिस्कस करें नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, क्योंकि बाकी सब कुछ गिवन होगा, ये हमें कंप्यूट करने होंगे। नॉर्मल लॉस भी गिवन होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पे इसको आप नोट करो, फिर अपन आगे करते हैं इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पहले से, नॉर्मल लॉस विच इज़ एस्टिमेटेड इन एडवांस और प्रायर टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि ये लॉस होगा और वो लॉस अनअवॉइडेबल इन नेचर है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, इट इज़ बाउंड टू हैपन। ये लॉस आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में होकर ही रहेगा। प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से, पास्ट एनालिसिस के हिसाब से आपको ये पता है कि आपका इतनी यूनिट्स का लॉस होकर रहेगा जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें प्रैक्टिकली अभी डिस्कस करना है, इट्स कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। जो भी यूनिट्स लॉस हो गई हैं उनकी जो कॉस्ट थी, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स। हमें ये देखना है कि जो हमारी यूनिट्स लॉस हो गई हैं उसकी जो कॉस्ट थी, उनको बनाने में जो खर्च अभी तक आया था लॉस होने से पहले, जितनी आप उस पर कॉस्ट इनकर कर चुके थे, वो आपकी जितनी गुड यूनिट्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगी। इसको एक एग्जाम्पल से अभी हम समझते हैं कि किस तरह से वो एब्जॉर्प्शन होता है। अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा इनपुट था वो 1000 केजीज़ का था और रेट लेट्स टेक 5 रुपीज़ पर केजी, तो वो हमारी कॉस्ट थी 5000 की। ठीक है, इसमें कुछ डायरेक्ट वेजेस लगे थे 1000 और कुछ हमारे ओवरहेड्स थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो गई थी यहाँ पे 6500। ठीक है, कुछ हमारा नॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, मैं नॉर्मल लॉस ले रहा हूँ से 50 केजी का नॉर्मल लॉस हो गया, और क्योंकि ये एक हमारे लिए वेस्ट हो चुका था तो इस वेस्ट को सेल कर दिया गया, मार्केट में हमने इसको सेल कर दिया क्योंकि वो हमारे लॉस था। और उससे हमें जो रिकवरी हुई, तो सेल से जो हमें रिकवर हुआ से 200 रुपीज़ रिकवर हो गए। इसको मतलब 50 यूनिट्स को हमने 200 रुपये में बेच दिया था। सो अब हमारी जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट है वो कितनी है, 6300, क्योंकि आपने खर्च किया 6500, 50 यूनिट्स आपकी ख़राब हुई, उनको आपने बेचा 200 में, तो आपकी कॉस्ट रह गई 6300। और हमारे पास आउटपुट कितना है, 950 केजी का। 950 केजी, इट्स नॉट रुपीज़, 950 केजी का हमारे पास आउटपुट है। 1000
50 लॉस 950। सो कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालें 6300 आपकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट है, 950 kg का आपका आउटपुट है, तो आपकी जो कॉस्ट आती है उसे अगर हम कैलकुलेट करें 6300 डिवाइडेड बाय 950, ये आती है आपकी 6.63 पर kg। 6.63 पर kg की हमारी कॉस्ट आती है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक बार देखूँ, अगर ये नॉर्मल लॉस नहीं होता तो 6500 की मेरी कॉस्ट थी फॉर 1000 kgs, यानी कि मेरी कॉस्ट कितनी होती 6.50, जबकि अभी आप देखो नॉर्मल लॉस के बाद हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है 6.63। तो ये जो इंक्रीज़ इन कॉस्ट हुआ है, ये जो 0.13 पर केजी का आपको जो इंक्रीज़ दिख रहा है, ये बेसिकली इन 950 यूनिट्स ने उसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली है। अगर हमारा कोई नॉर्मल लॉस नहीं होता तो कॉस्ट पर यूनिट होती 6.50, क्योंकि हमारा कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है इसकी वजह से अब हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई है 6.63। तो ये जो इन्फ्लेशन आपको दिख रहा है कॉस्ट में फ्रॉम 6.50 टू 6.63, ये बेसिकली क्या हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस बाय गुड यूनिट्स। एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे मैं आपके सामने कर रहा हूँ जस्ट टू रिकंसाइल इट। आपकी 50 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी उसको अगर मैं देखूं 6500 तो 1000 के लिए था, तो 50 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी 6500 अगर 1000 का था तो हमारी 50 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी 325। अगर इसी प्रपोर्शन में चलते कि 6500 हमने खर्च किया है 1000 पे, तो 50 जो हमारा नॉर्मल लॉस हो गया है उसकी कितनी कॉस्ट थी 325। उसमें से हमें रिकवर कितना हो गया, उसको जब सेल किया तो हमें रिकवर कितने हो गए थे 200 रुपीज़, हमने उसको एज अ स्क्रैप बेच दिया, 200 हमें रिकवर हो गए थे। तो यानी हमारी कॉस्ट कितनी थी 125 जो थे, ये हमारा एक्चुअल में लॉस था। ये जो 50 यूनिट्स का लॉस हुआ उसकी कॉस्ट है 325, उसे बेचा गया 200 की तो रिकवरी हो गई, तो बेसिकली हमारा लॉस कितना हुआ 125। ये 125 का लॉस कितनी यूनिट्स ने एब्जॉर्ब किया 950। तो अब अगर मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे लेता हूँ तो 125 का जो लॉस है डिवाइडेड बाय 950 kg, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको उसमें 125/950 करके आ जाएगा 0.13 पर kg। तो इस तरह से आपका जो लॉस हुआ है नॉर्मल लॉस का, उसे एब्जॉर्ब किया है गुड यूनिट्स ने। 6500 हमारी टोटल कॉस्ट थी 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, 1000 इनपुट के लिए। 50 का हमारा लॉस हुआ, उसकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट आती है 325। इन 50 यूनिट्स को सेल करके रिकवर कर लिया 200, तो हमारा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, इररिकवरेबल अमाउंट कितना था 125। इसे कितनी यूनिट्स में एब्जॉर्ब किया गया 950 में, तो इसका मतलब 0.13 पर केजी हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है। सो इस एग्जाम्पल से, इस रिकन्सिलिएशन से ये नॉर्मल लॉस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये काम करता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में। सो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है अब एबनॉर्मल लॉस। अभी हम लोगों ने देखा नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो हम पहले से ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये लॉस तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस होकर ही रहेगा, जिसे अवॉइड नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लॉस जो है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे रीड करूँ पहले जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस इज टर्म्ड एज एबनॉर्मल लॉस। बहुत क्लियर है, आपने जो लॉस एस्टिमेट किया था कि आपको वो लॉस हो सकता है, उस एस्टिमेशन से अगर आपको लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहेंगे हम एबनॉर्मल लॉस।
यानी मैं पहले वाले ही एग्जाम्पल को लेके चलूँ, हमने एक्सपेक्ट किया था नॉर्मल लॉस कितना होना था 50 kg का, कि जब हम इनपुट करेंगे 1000 का तो उसमें से कम 50 kg तो लॉस होता ही है। आपका एक्चुअल में जो लॉस हुआ वो हुआ 65 kg का। आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ 65 kg का आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। तो ऐसे में कितना लॉस आपका एक्स्ट्रा हो गया, जो आपका एक्सेस लॉस हुआ है 15 kg का, इसे हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। लॉस इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल लॉस। आपकी एस्टिमेशन ये थी कि आपका लॉस जो होगा वो 50 kg का होगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ केयरलेसनेस हुई, कुछ वेस्टेज हुआ, आपका जो लॉस हुआ वो कितना हुआ 65 kg का। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन एस्टिमेशन से ज़्यादा लॉस हो गया है 15 kg, ये है आपका एबनॉर्मल लॉस। इट्स वेरी क्लियर विद द एग्जाम्पल। आगे जो है जस्ट ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल लॉस ये काम करता है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एब्जॉर्ब होती थी, इसकी कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं की जाती। इसकी कॉस्ट जो होती है वो आपकी गुड यूनिट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं की जाती। ये आपकी गलती की वजह से कुछ हुआ, आपने ज़्यादा डिलीजेंटली काम नहीं किया, किसी भी वजह से हुआ, तो उसकी वजह से आप अपनी कॉस्ट पर यूनिट कभी नहीं बढ़ाते। आपके यहाँ कुछ एक्सीडेंटल लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा देते, इसीलिए इसकी कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। इसे सेपरेटली चार्ज किया जाएगा आपके कॉस्टिंग P&L में। तो मैं पिछले वाले एग्जाम्पल से ही लेता हूँ और इसी को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो रफली मैं लिख लूँ कि जो अपना प्रीवियस एग्जाम्पल था, अभी जो हमने किया है नॉर्मल लॉस का, इनपुट की जो कॉस्ट थी वो 5000 थी और हमारा इनपुट था कितना 1000 kg का था। हमारे डायरेक्ट वेजेस जो थे 1000 रुपीज़ के थे, हमारे ओवरहेड्स 500 और जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो थी 6500। फिर हमारा कुछ नॉर्मल लॉस था 50 kg का, जिसकी सेल प्राइस हमने देखी थी वो थी 200। यानी हमारे 950 के जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होना था उसकी कॉस्ट आ रही थी 6300, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में करके देख ली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो हुआ है सिर्फ 935 kg का। यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अब लिख रहा हूँ। एक्चुअल आउटपुट 935। आपने एक्सपेक्ट किया था कि आफ्टर हैविंग अ लॉस ऑफ 50 kg आपको 950 kg का आउटपुट मिलेगा, जबकि आपको आउटपुट मिला कितना 935 kg का। तो आपका जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 15 kg का आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया है। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट, जो कि कॉस्टिंग P&L में जाएगी। हमें इसकी कॉस्ट भी निकालनी है, ध्यान रखना हमें इसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हुए चलनी है। नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी कॉस्ट के कंप्यूटेशन ले रहा हूँ। ओके, सो what we have to calculate is cost of abnormal loss। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन नॉर्मल प्रोडक्शन। कुछ बुक्स में नॉर्मल प्रोडक्शन को आप एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑल्सो, जिससे भी आपको वो क्लियर हो जाए। होल मल्टीप्लाइड बाय एबनॉर्मल यूनिट्स, जो आपका लॉस हुआ है।
अब इसको हम उस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ये आप ऑलरेडी एक बार देख चुके हो, पहले से लिख के रखना चाहो लिख के रख लो सो दैट वहाँ पे अप्लाई कर सको। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था हमारा वो था 6300, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 6500 हमारी कॉस्ट है, 200 हम रिकवर करेंगे फ्रॉम द सेल ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हमारी कॉस्ट आएगी 6300, हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। डिवाइडेड बाय हम आउटपुट कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, एब्सोल्युटली 950 kg का हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हमारा जब इनपुट 1000 का होगा 50 उसमें से लॉस होगा तो 950 का आउटपुट आ जाएगा। होल मल्टीप्लाइड बाय आपकी एबनॉर्मल यूनिट्स की कितनी है, लॉस की यूनिट्स 15। तो बस अब इसको मैथमेटिकली हम यहाँ पे कर लें, 6300 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 15। सो ये आ गया आपका 99.47 पर केजी। 15 kg की जो आपकी है वो 99.47। इज इट क्लियर? सिंपल से इस फॉर्मूले में आपने अप्लाई करना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। अब आता है कि कॉस्टिंग पी एंड एल में कितना अमाउंट आप चार्ज करेंगे। अब ज़रा देख लीजिए ध्यान से इसको कि आपने अमाउंट कितना चार्ज करना है। सी वापस पहले ज़रा एक पीछे का मैं रेफरेंस ले लूँ आपके साथ। आप जो अपना नॉर्मल लॉस जो वेस्ट होता था, जो भी आपका वेस्ट था नॉर्मल लॉस का, 50 kg आप बेच रहे थे 200 रुपीज़ पे, यानी कहीं ना कहीं आपका वेस्ट 4 रुपीज़ पर केजी पे बिक रहा था। आपने 50 kg जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस था उसको 200 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी से कर लिया था कि आपको पता था कि आपके यहाँ 50 kg का लॉस होगा तो आप उसे 200 रुपये में बेचेंगे, यानी कि आप 4 रुपीज़ पर यूनिट के रेट पे उस नॉर्मल लॉस को बेच रहे थे। ध्यान रखिएगा 4 रुपीज़ पर यूनिट। अब आपकी 15 kg एक्स्ट्रा लॉस हुआ है। आपकी 15 kg की मैं अगर बात करूं तो इसकी जो कॉस्ट अभी आपने निकाली है दैट इज़ 99.47। ये जो अभी आपने इसकी कॉस्ट निकाली है, यही 15 kg एज अ वेस्ट आप सेल भी तो करोगे। ये थोड़ी कि आप सिर्फ जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसे ही बेचेंगे, अब नॉर्मल लॉस को नहीं बेचेंगे। जो भी आपका वेस्टेज है आप उसे बेचोगे। तो इसको बेचने से आपको कितने रुपए रिकवर होंगे, 60 रुपीज़ रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो रेट था 4 रुपीज़ था। तो देखा जाए तो आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ, 39.47 पर केजी, और ये अमाउंट जाएगी आपके कॉस्टिंग पी एंड एल में। ये तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है, ये आपके कॉस्टिंग पी एंड एल में नहीं जाएगा। आप ये देखिए कि आपके 15 kg जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है उनकी जो कॉस्ट थी वो थी 99.47, लेकिन इस 15 kg को आपको सेल आउट करके रिकवर कितना होगा, 60 रुपीज़ रिकवर हो जाएगा। तो आपकी इफ़ेक्टिव जो कॉस्ट लॉस हुआ है आपका वो है 39.47, और इसे आप रिकॉर्ड करेंगे कॉस्टिंग पी एंड एल में एज अ एबनॉर्मल लॉस। तो ये था हमारा एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट जो अभी हमने समझा। इसे आप यहाँ तक एक बार देख लो, चाहो तो रिपीट कर लो, और फिर मैं आगे शुरू कर रहा हूँ एबनॉर्मल गेन। तो जो लास्ट हमें डिस्कस करना है यहाँ पे वो है एबनॉर्मल गेन, और इसे एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस भी कहा जाता है। तो अगर इसका मीनिंग हम यहाँ देखें, व्हेन एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन एक्सपेक्टेड और से नॉर्मल लॉस, इट इज़ टर्म्ड एज एबनॉर्मल गेन। यानी आपका जब नुकसान एस्टिमेटेड से कम हुआ हो तो उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब नहीं कि आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया। एबनॉर्मल गेन का मतलब ये है कि जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस था, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं 50 यूनिट्स का, वो जो आपका एक्सपेक्टेड लॉस था वो 50 यूनिट्स ना होकर कुछ कम हुआ, तो उस लॉस को जो नहीं हुआ
उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। मैं सोच रहा था कि मेरी 50 केजीज लॉस हो जाएंगे, मेरा लॉस हुआ सिर्फ 40 यूनिट्स का, तो वो जो 10 यूनिट का लॉस नहीं हुआ वही 10 यूनिट है मेरे लिए एबनॉर्मल गेन और से एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। और इसे भी कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? कॉस्टिंग P&L में। तो उसी एग्जाम्पल में थोड़े से चेंजेस करके अपन देखते हैं कि एबनॉर्मल गेन कैसे काम करता है। सो इनपुट और बाकी इंफॉर्मेशन, इनपुट ऑफ 1000 kg, मैं वही इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ 5000। डायरेक्ट वेजेस मैंने ले ली हैं 1000 की, और हमारे ओवरहेड्स 500। सो हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो थी फ़िलहाल वो थी 6500। नॉर्मल लॉस जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो था हमारा 50 kg का, और वहाँ से रिकवरी जो हमें होनी थी 4 रुपीज़ पर kg के हिसाब से 200 रुपये की। तो जो हमारा एस्टिमेशन था वो ये था कि आउटपुट मिलेगा 950 kg का, और जिसमें कॉस्ट हो जाएगी 6300। ये हमारा एस्टिमेशन चल रहा था। अब हुआ क्या? एक्चुअल आउटपुट आपका हो गया 960 kg का। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 950 का, यानी कि आपका तो आउटपुट हुआ है 960 का। इसका मतलब जो आपका लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 40 kg। जो लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 kg का होगा, वो लॉस आपका हुआ सिर्फ कितना? 40 kg का आपका लॉस हुआ। यानी कि लॉस आपका एक्चुअल जो आप सोच रहे थे एस्टिमेट उससे कुछ कम हुआ। फॉर्मूला इसका वही है जो हमने एबनॉर्मल गेन का किया था, तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर्मूले के लिए आप पीछे वापस से इसको रेफ़र कर सकते हैं कि व्हाट वाज द फॉर्मूला। मैं यहाँ पे सीधे वैल्यू देखूँ तो जो हमारा नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था? 6300। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना था? 950। एबनॉर्मल यूनिट्स, अगर आप फॉर्मूला देखोगे मैंने मेजरली उसमें लिखा है एबनॉर्मल यूनिट, ब्रैकेट में लिखा था लॉस। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल यूनिट हैं वो हमारी कितनी है? 10, क्योंकि ये जो मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ है वो हुआ है 10 kg का। तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितना आता है? 66.31। ये आती है इसकी वैल्यू। अब मुझे निकालना है कॉस्टिंग P&L की अमाउंट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ज़रा देखिएगा कि कॉस्टिंग P&L में कॉस्ट इसकी आ चुकी है 66.31। इसमें एक चीज़ हमें और समझनी होगी। नॉर्मल लॉस हम मान के चल रहे थे कि 50 kg होगा और उसका स्क्रैप बिकेगा 200 रुपये में। यानी हम ये मान के चल रहे थे कि 50 kg हमारा लॉस होगा तो रिकवरी हमें हो जाएगी 200 रुपये की। लेकिन एक्चुअल में तो हमें लॉस हुआ कितना? सिर्फ 40 kg, और ये बिकेगा कितने में? 160 रुपीज़ में, क्योंकि 40 kg को जब आप 4 रुपये पर kg बेचोगे तो आपको रिकवरी होगी 160। आप सोच के बैठे थे कि आपको रिकवर होगा 200, बट आपको रिकवरी तो हुई 160 की। तो जो नॉट रिकवर्ड अमाउंट है वो कितना है आपका? 40। आप ये मान के चल रहे थे कि 50 kg का लॉस होगा, 200 रुपये हमें रिकवर हो जाएंगे, लेकिन आपको तो लॉस सिर्फ 40 kg हुआ, क्योंकि आउटपुट ही आपका 960 आ गया। तो अब आप एज अ स्क्रैप 40 kg बेचोगे, जिससे कि आपको रिकवर होगा 160। तो ऐसे में आपको जो 200 रुपये रिकवर होने के चांसेस थे वो सिर्फ कितना हुआ? 160। तो 40 आपका रिकवर नहीं हो सका। ये आपका एक मॉनेटरी लॉस हो गया। आपको रिकवरी था 200 का, आपको रिकवर हो 160, योर मॉनेटरी लॉस इज ऑफ 40। तो ये जो आपको गेन हुआ है 66 का, इसमें से इस लॉस को माइनस करें। कौन से लॉस को? मॉनेटरी लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। 40 को एडजस्ट कर दें। आपका एक्चुअल में जो गेन हुआ है 26 रुपीज़ 31 पैसे, और इसे आप करोगे क्रेडिट किसमें? अपने कॉस्टिंग P&L में। दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से एक बार वापस से रिपीट करके देखिए कि क्या एडजस्ट कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि मुझे 200 रुपये की रिकवरी हो जाएगी,
जिसको मैंने अपनी कॉस्ट से एडजस्ट भी कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में रिकवरी तो सिर्फ 160 हुई। तो इसका मतलब जो मैंने एक्सेस में यहाँ रिकवरी दिखा दी है वो फिर मुझे राइट ऑफ करनी पड़ेगी, रिवर्ट करना पड़ेगा। तो अब उसे मैं एज अ लॉस दिखा दूंगा कॉस्टिंग P&L में, यानी कि नेट फिगर ऑफ जो गेन आएगा वो आएगा 26.31। इसे देख लो एक बार अच्छे तरीके से। और हमने अभी तक कवर किया है नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट था प्रोसेस कॉस्ट का वो पूरा कर चुके हैं। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप इन सभी को कंपाइल करने की एक बार कोशिश करो, बट फर्स्ट गेट थॉरो विद ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल गेन, वॉट सो दैट बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए आपके कॉन्सेप्ट में। सो इसको आप एक बार और देखो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। इसको पूरा एक बार देखने के बाद भी आप इसको रिवाइज करिए और कंप्लीट कीजिए।